कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश से हमारे बीच आए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, डेंगू रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका कि आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, मौसम बरसात का और एक चिंता का विषय कि डेंगू रोग इस मौसम में काफ़ी फैलता है और इस बार भी ऐसी खबरें आ रही हैं, तो हम अपने श्रोताओं को आगाह करते हैं, उनकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि डेंगू मच्छर क्या है, डेंगू रोग के लक्षण क्या हैं, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, कैसे इससे उबरा जा सकता है, इसके बचाव के क्या तरीके हैं और इसके संबंध में जो भ्रांतियां हैं उसको कैसे, उसका निवारण हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि डेंगू जो बुखार है इसका प्रमुख कारण क्या है। जी, डेंगू बुखार जो है हम सबको ये समझना चाहिए और आजकल अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी पे भी काफ़ी आता है कि ये मच्छर जनित या मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है और ये एक वायरस, डेंगू वायरस से होता है, जिसके 4 प्रकार होते हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4 और ये फ्लेवी वायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस से आता है। तो जो मच्छर जनित रोग होने के नाते हमें ये भी देखना चाहिए कि डेंगू वायरस लगभग पूरे संसार में है जी, और इसका प्रमुख कारण है मच्छरों का पनपना और उसके लिए जो ये मौसम है, जो लगभग मानसून हम जिसको कहते हैं, कि जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक वातावरण इनके पक्ष में रहता है, जिससे कि मॉस्किटो ब्रीडिंग, वाटर लॉगिंग सब हो जाता है और इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपने बताया कि इसका प्रमुख कारण एक मच्छर है, तो डॉक्टर साहब, क्या मच्छर इसके पीछे कारण है या कोई वायरस इसके पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार है? हाँ, इसको हम ये मान सकते हैं कि मच्छर इसका वाहक है जी, और वो वायरस को लेके चलता है। जैसे एडीज मच्छर जो है वो डेंगू वायरस भी करता है, डेंगू बुखार, साथ में येलो फीवर भी करता है, जीका वायरस भी करता है। और ये होता क्या है कि ये मच्छर जब पैदा होते हैं तो ये हमारे घरों के आसपास जो पानी इकट्ठा है, स्वच्छ पानी, उसमें पैदा होते हैं और जब ये मच्छर आमतौर पे ये फलों का रस चूसते हैं और इसी बीच में कभी ना कभी किसी व्यक्ति को ये काटते हैं, व्यक्ति को, बच्चे को, महिला को, बूढ़े को। और यदि वो व्यक्ति डेंगू वायरस से पीड़ित था तो उसके मुखांग में मच्छर के ये वायरस चला जाता है और जब वो दूसरे व्यक्ति को काटता है तो एक व्यक्ति का डेंगू वो दूसरे व्यक्ति में डेंगू का वायरस दे देता है और ये बीमारी प्रोपोगेट या एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को बढ़ती चली जाती है। तो देखा जाए तो इसका वाहक जो है एडिस मॉस्किटो हो गया और दूसरा जो बीमारियां जो मच्छरों से होती हैं, फाइलेरिया भी होता है और मलेरिया भी होता है, वो दूसरे मॉस्किटो से होता है, जिसको हम क्यूलेक्स बोलते हैं। पर कुल मिला के यदि हम मच्छरों को किसी प्रकार से भी उनके बढ़ने को रोक दें तो हम काफी सारी बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एडिस मच्छर है, तो क्या इसकी कुछ खास पहचान है? हाँ, इसको पहचानना थोड़ा इसलिए आसान है कि एक तो इसका साइज या जो हम कहते हैं कि इसका जो शरीर है दूसरे मच्छरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है और इस पे सफ़ेद रंग की धारियाँ जो बिल्कुल बिना चश्मा लगाए नॉर्मल आँख से हम देख सकते हैं। और तीसरा, ये जो मच्छर है ये आमतौर पर दिन के समय अधिकांश रूप से काटता है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी रोक है कि रात को नहीं काट सकता। ये बंद कमरे में कहीं मच्छर इकट्ठे हो गए तो दिन में अमूमन काटेगा और रात को भी काट सकता है। तीसरा, इस मच्छर की पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट और देखने की बात है कि ये मच्छर आमतौर पे इंडोर होता है और जनरली ये 3 या 4 फीट की हाइट पे उड़ता है, तो हमें अपने टेबल पे, बिस्तर पे, इन चीज़ों पे बैठे हुए इसको हम देख सकते हैं। तो आपने बताया कि इसका संचरण किस तरह से है और मच्छर किस तरह से काटता है। आपने कुछ खास विशेषताएं इस मच्छर की बताई। अब बताएं कि यदि डेंगू बुखार है तो लक्षण कितने दिनों में प्रकट होंगे? आमतौर पे जैसे ही इसको हम समझे तो बीमारी ये 3 चरणों में चलती है। पहला चरण ये होता है कि जैसे ही हम लोगों को कोई मच्छर काटता है और वो उसमें डेंगू वायरस हमारे शरीर में आ गया तो शुरू के लगभग 3 या 4 दिन इसको हम केवल फेब्राइल इलनेस बोलते हैं। इसमें हमारे पे बुखार होता है और ये बुखार बहुत ही जबरदस्त होता है। बुखार होने के साथ साथ कुछ लोगों में सिर दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और इस बुखार में कई बार जाड़ा दे के बुखार भी आ जाता है। शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर टूटा टूटा है, मांसपेशियों में इतना दर्द होता है कि मरीज कई बार ये कहता है कि डॉक्टर साहब ये तो हड्डी तोड़ बुखार हो गया है। गांव और ऐसी भाषा में समझाने के लिए इसको बोन ब्रेकिंग फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जी। तो लगभग 3-4 दिन इस प्रकार से चलते हैं।
अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या डेंगू और अन्य वायरल बुखारों में क्या कुछ खास अंतर है? हाँ, अंतर तो यदि समझा जाए तो सभी वायरल फीवर हैं, परंतु इसका जो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष या डेंगू का जो खतरनाक पक्ष है या जो इसकी हानि है वो ये है कि कई बार यदि ये फेब्राइल इलनेस के लेवल पे कंट्रोल नहीं हो पाया तो ये आगे बीमारी को 2 या 3 मोड में चला जाता है, जिसमें से एक इस तरह से हो सकता है कि जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कह देते हैं कि मरीज जो है शॉक में चला जाता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। दूसरा और खतरनाक एक होता है कि जिसमें कि व्यक्ति को डेंगू हेमरेजिक शॉक बोलते हैं या डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। इसमें क्या है कि खून की नलियों से लीकेज होकर अंदरूनी ब्लड क्लॉट और ब्लड का बहना बहुत शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब हम अब आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई खास टेस्ट है, परीक्षण है जिससे ये स्थापित किया जा सके कि हाँ ये डेंगू है? हाँ, आपकी बात जो आपने प्रश्न पूछा काफ़ी जायज़ है। वैसे भी हम सब लोग आजकल टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, परंतु इस मौसम में यदि 3-4 दिन लगातार बुखार हो तो इसको हमको मान लेना चाहिए कि ये डेंगू का है, क्योंकि जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो हमें उसके बारे में उपचार और सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो इसमें यदि शुरू के 3-4 दिन फीवर चल रहा है तो उस समय हम केवल एक वायरल मार्कर बोलते हैं NS1 टेस्ट, वो इसमें पॉजिटिव आता है, परंतु एंटीबॉडी जो टेस्ट है वो बीमारी के चौथे दिन से लेके उसके बाद ही आता है, तो ये भी हम ध्यान दें। तीसरा, इसमें चौथे दिन के बाद से हमारी जो प्लेटलेट की हम काउंट देखते हैं तो लगातार वो गिरनी शुरू हो जाती है, ये भी उसमें साथ में एक चीज है। और इसके अलावा एक PCR टेस्ट भी आजकल किया जाता है, वायरस आइसोलेशन भी, परंतु शुरू के 2 टेस्ट काफी रहते हैं। और इसकी जो लक्षण है, अच्छा डॉक्टर और हम सब लोग इसको लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंगू फीवर हो गया है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि यदि कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से पीड़ित है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? जी, सबसे पहली सावधानी हमेशा डेंगू बुखार में ये रखना चाहिए कि होता क्या है कि जब भी हमें कोई बुखार होता है तो हम आमतौर पे बहुत सारी दवाओं को स्वयं ले लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो प्रमुख है, कि ये कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको हम NSAIDs बोलते हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो सूजन के लिए, दर्द के लिए दी जाती हैं। ये प्लेटलेट कम होने की स्थिति में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर सकती हैं। तो इसमें जो सबसे सेफ चीज़ है एकदम बुखार होते ही, वो हमको ये चाहिए कि हम केवल क्रोसिन लें, पैरासीटामोल लें, वो 500 mg या 650 mg की एक गोली या टिकिया लें और दिन में उसको 4 से 6 घंटे के उपरांत ले लें। खूब तरल पानी पिए, लिक्विड लें जो डाइट पच सकती है वो लें, और साथ में डॉक्टर को दिखाएं, पर ओवर द टेबल काउंटर ऐसी दवा ना लें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आरंभ में हमने चर्चा की थी, आपने कहा कि इसमें एक डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम, इनके क्या लक्षण हैं? इनके जो लक्षण है वो इस आधार पे निर्धारित होते हैं कि बीमारी का जो प्रोग्रेस है या उसकी जो बढ़ोतरी है वो कैसा कोर्स हो पाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक फेब्राइल इलनेस होती है जो शुरू में 3-4 दिन रहती है। इसके बाद क्या होता है, इसकी यदि हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि शरीर में खून की नलियों में हमारा रक्त होता है, रक्त के अंदर एक पानी जैसा हिस्सा है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और एक होता है हीमेटोक्रिट जिसमें हमारी RBC, WBC और प्लेटलेट होती है। डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू फीवर में क्या होता है कि ये जो वायरस है उसकी जो एंटीबॉडी है जो उसके खिलाफ बनी, वो ब्लड की लाइनिंग एंडोथेलियम को डैमेज करती है और उससे वहां से लीकेज होना शुरू हो जाता है। वो लीकेज होने से 2 चीजें होती हैं, एक तो अंदर खून गाढ़ा हो गया, हीमेटोक्रिट बढ़ गया, और बाहर वो जो खून है उसका जो प्लाज्मा है वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया तो या तो जैसे हाथों पैरों में सूजन आ गई, फेफड़ों में चला गया तो फेफड़े में पल्मोनरी एडिमा हो गया, आंतों में चला गया तो उसकी वजह से एसाइटिस हो गई, और ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में भी सूजन आ गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि खून अंदर गाढ़ा हो गया और वो कहीं थक्का बन सकता है और शरीर में सूजन हो गई जिससे लीकेज होना शुरू हो गया। तो ये चीजें आगे हेमरेजिक फीवर के लिए जाती है। नंबर 2 स्थिति क्या आती है कि डेंगू वायरस ब्लड प्लेटलेट पे अटैक करता है। उसके मुख्य तौर से 3 तरीके हैं कि एक तो ये बोन मैरो पे अटैक करता है और उसको प्लेटलेट को बनना रोक देता है। नंबर 2, प्लेटलेट कुछ जो हैं ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो शरीर के दूसरे हिस्सों में जाके इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस वजह से उनकी संख्या भी कम हो जाती है। और नंबर 3 ये है कि कुछ प्लेटलेट समय के साथ डैमेज हो जाती हैं और कुछ बीमारी जैसे कि थैलेसीमिया हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गई, और या कुछ लोग जो ऑलरेडी किसी हृदय की बीमारी की वजह से डिस्प्रिन ले रहे थे उनमें डैमेज ज़्यादा हो गया। तो ऐसे लोगों में ये फिर ब्लीडिंग का क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक नहीं पाती, तो ये हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम की तरफ चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई टीका है? हाँ, इसके टीके के बारे में काफी चर्चा भी चली है, विदेशों में भी टीका उपलब्ध है, परंतु भारत में भी है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि डेंगू वायरस हर साल थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है।
तो उसमें टीका कोई बहुत प्रभावी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो बात ये है, और नंबर 2 ये है कि इसका जो हम यदि ध्यान करें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसमें हमारी जो जीत हो सकती है डेंगू पे वो मात्र इसके बचाव से हो सकती है, क्योंकि वास्तव में इसका कोई स्थापित ट्रीटमेंट भी नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है, वो जो उपचार है, वो हमारे बुखार की कंडीशन पे डिपेंड करता है और उस व्यक्ति विशेष की कंडीशन पे डिपेंड करता है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, क्या डेंगू के प्रभाव से उबरने में ज़्यादा समय लगता है या जल्दी रिकवर किया जा सकता है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कई बार हमको लगता है कि एक व्यक्ति तो उसको बुखार हुआ और स्वस्थ हो गया, और एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ थे, वो आईसीयू चले गए या ईश्वर ना करे कोई मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसका कारण हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स है। कि क्या होता है कि कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि उनको पहले डेंगू पिछले साल या किसी सीजन में हो गया, तो उनको लगता है कि अब मैं डेंगू से मेरे अंदर इम्यूनिटी या ताकत, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, परंतु ऐसा नहीं है। जब डेंगू वायरस अटैक करता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी एक एंटीबॉडी बनती है शरीर में डेंगू वायरस के खिलाफ। अब वो प्रत्येक शरीर उस पर कैसे रिएक्ट करता है, इस पे सीवियरिटी उनकी डिपेंड करती है। एक साथ में इस पे डिपेंड करता है कि जनरली 2 साल से छोटे बच्चे या जिनकी आयु 60-65 साल से अधिक है, वृद्ध लोग, वो इसको थोड़ा सा ढंग से टोलरेट या इसके मुकाबला करने में उनको कमजोरी आती है। प्रेग्नेंट लेडीज या कुछ लोग जिनको कोई कोमोर्बिडिटी या डैमेज था, जैसे कि किसी को कोई लीवर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या डायबिटीज हो, या रीनल डायलिसिस या रीनल की कोई बीमारी हो, किडनी की या लीवर की, आंतों की, ऐसी बीमारियों में मोर्बिडिटी या बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैंने आपको बताया फेब्राइल इलनेस 3 दिन होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि बुखार ऐसा लगता है कंट्रोल आ गया। वो अगले 4 से लेकर 8 दिन ऐसा होता है कि बुखार लगभग कंट्रोल आ गया, तो व्यक्ति थोड़ी लापरवाही बरत जाते हैं। और उस बीच में ये ब्लीडिंग या कुछ शुरू हो गई, तो उसको देखने के लिए उन्हें लगातार टेस्ट कराने चाहिए। और उस समय यदि वो हेमरेजिक शॉक में चला गया तो आईवी फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, और अंदर पल्मोनरी एडिमा या दूसरी कोमोर्बिडिटीज की वजह से मृत्यु होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या तुरंत भर्ती होना चाहिए या कुछ दिन इंतजार करना चाहिए? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए? जी, इसमें जो 3 प्रमुख कारण भर्ती होने के हैं बुखार होने के बाद, वो पहला कारण तो ये बनता है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं पैथोलॉजिकल, कि हमारा हीमोटोक्रिट कितना बढ़ता जा रहा है, जो हमें ब्लड लीकेज बता रहा है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी डाउन होती चली जा रही है, और साथ में लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट तथा अन्य टेस्ट हमें क्या इशारा कर रहे हैं कि कहीं लीवर का डैमेज या किडनी का डैमेज साथ में बढ़ तो नहीं रहा। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें लगभग इसमें डेली ब्लड सैंपल्स लेने पड़ते हैं, और कई बार तो यदि बुखार में परिस्थिति ऐसी है तो प्लेटलेट को दिन में 2 या 3 बार भी लिया जा सकता है। तो इनके आधार पर हम ये तय करते हैं कि इनको भर्ती होने की जरूरत है। साथ में कुछ ऐसे व्यक्ति सामाजिक कारणों से, जैसे कोई व्यक्ति घर में अकेले रहते हो तो उनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, तो सामाजिक आधार। तीसरा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि कोई एंड ऑर्गन डैमेज या कोमोर्बिडिटी है, उनको निश्चित रूप से अस्पताल में दिखा के डॉक्टर की सलाह लेके सुपरविजन में रहना चाहिए, चाहे वो घर पे सुपरविजन हो चाहे वो अस्पताल में। डॉक्टर साहब, इस दौरान क्या कोई विशेष आहार लेने की आवश्यकता है? और फिर ये भी बताएं कि आम तौर पर लोग कहते हैं कि पपीते के पत्तों का रस और बकरी के दूध से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाता है। ये जो आपने बात कही है, इसमें 2 बात हैं। एक बात जो है वैज्ञानिक आधार या साइंटिफिक आधार पे कही जा सकती है, दूसरी भावनात्मक पक्ष है। तो साइंटिफिक आधार पे ये है कि जब भी डेंगू का फीवर हो तो उस व्यक्ति को तरल पदार्थ और सेमी सॉलिड डाइट जनरली अधिक लेनी चाहिए, और उसको हर 3-3, 4-4 घंटे में लेते रहना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहेगी, और साथ में उस डाइट के माध्यम से जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा था वो ठीक होगा, जैसे हीमोटोक्रिट बढ़ता जा रहा है, जो कि हमें नुकसान दे। दूसरा ये है कि यदि व्यक्ति को कोई उल्टी या दस्त हो रहे हैं तो उसको तत्काल भर्ती होना चाहिए, क्योंकि उसको आईवी फ्लूइड्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता। परंतु जो बात है, कुछ आपने कहा पपीते के पत्ते या पपीते इटसेल्फ या बकरी के दूध के बारे में, इसमें वैज्ञानिक तौर से कोई भी चीज स्थापित नहीं है। तो डॉक्टर साहब, डेंगू का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे संपर्क से फैल सकता है, ये भी एक भ्रांति है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो ये पूर्ण रूप से गलत है, पर इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो लोगों को मतलब व्यवहारिक पक्ष लगता है, वो क्या लगता है, मान लीजिए घर में 5 या 4 जने रहते हैं परिवारजन, और उसमें से किसी एक व्यक्ति ए को ये डेंगू फीवर हुआ, तो वो ये भूल जाते हैं कि इससे मुझे हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उस घर में जो एडीज मच्छर थे उन्होंने ए को काटा, उसने बाद में बी या सी या डी को भी काटा, और वो फिर बी को हो गया। तो हुआ ये मच्छर की वजह से ही, हुआ ये वायरस की वजह से, पर इसमें डायरेक्ट कंटेमिनेशन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये वायरस नहीं फैलता। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इस साक्षात्कार के मध्य में भी बताया कि बचाव
बचाव ही एकमात्र उपाय है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। तो क्या इसमें व्यक्तिगत रूप से, सामुदायिक रूप से और सरकारी रूप से तीनों अगर प्रक्रियाओं को अपनाया जाए तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं? जो आपने बात अभी कही वो बहुत अच्छी बात कही। उसमें हमें ये मानना होगा कि कोई भी प्रयास जब हम तीनों को मिला दें, यानी कि सरकार का प्रयास और सोसाइटी या नगर निगम उनका प्रयास और व्यक्तिगत प्रयास, तीनों को मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि तभी ये चेन ब्रेक हो सकती है। तो सरकार के प्रयास पे तो ये है कि सरकार इसका प्रचार प्रसार करती है, अखबारों में देती है, टीवी रेडियो में देती है, पानी इकट्ठा ना होने दें, इसको बार बार बदलें, घर में पानी ना हो, कूलर में ना हो, पानी की निकासी ठीक हो। साथ ही सरकार का कार्य ये भी है कि वहाँ सब जगह नालियाँ अच्छी बनी हो, वाटर लॉगिंग ना हो, ऐसी कोई जगह है। हर बरसात में ये बहुत कॉमन भी होता है, तो पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है और ये मच्छर स्वच्छ पानी में ज़्यादा फैलते हैं। नंबर 2, व्यक्तिगत ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत हम देखें कि हमारे घर में कहीं से कोई पानी इकट्ठा ना हो। हम अपने इंडोर पौधों में पानी बहुत कम मात्रा में, जितनी आवश्यकता उतना दें। उनको ये ना करें कि अपने आलस की वजह से गमले पूरे भर दें और उसमें ये दिक्कत आए, या कूलर का पानी ना जाए, टायर ट्यूब पड़े उनमें पानी ना जाए, छत पे कोई सामान पड़ा है उसमें पानी ना जाए। तो ये व्यक्तिगत प्रयास हो गया। व्यक्तिगत प्रयास में ये भी हो गया कि हम अपने घर के अंदर कुछ फॉगिंग या एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज़ करें। कुछ ये जो कॉइल्स होती हैं इनको चलाते हैं, और छोटे बच्चों में और बाकी लोगों उनके हाथ पैरों पे ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं वो लगाएं। अब जो सामुदायिक बात आपने कही, ये सबसे ज़्यादा पते की बात है। इसमें ज़रूरी है कि जो सोसाइटी में जैसे 40 मकान किसी जगह हैं, या किसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में 80 परिवार रहते हैं, या हम किसी गली मोहल्ले में भी रहते हैं, तो उस मोहल्ले की कमेटी बनाई जाए जो ये तय करे कि 1 घंटा प्रति परिवार एक साथ हमको कुछ डेंगू को भगाना है, मच्छर को भगाना है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि सब लोग 1 घंटा दें। जैसे उदाहरण के तौर पे सुबह 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे एक संडे तय कर लिया, और हर एक कॉलोनी में अलग अलग कर सकते हैं। तो उसमें जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, पहले तो उसकी निकासी संभव करें श्रमदान से। नंबर 2, ये संभव ना हो तो वहाँ पे कुछ कैरोसिन या टेमीफ्लॉस नाम की कुछ दवाएं आती हैं, उनको उनका छिड़काव करें जिससे कि उनका लार्वा मर जाए। और तीसरा, वो मिलकर तय करें कि आसपास बाग बगीचे गमले जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है उसको निकालें, और वो भविष्य में ना भर पाए, ना इकट्ठा हो, उसका भी प्रयास करें। तो तीनों प्रयास से करेंगे तो जीत सुनिश्चित है। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं आप? अंत में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेंगू खतरनाक बीमारी है। इलाज इसका लक्षणों के आधार पर होता है, परंतु बचाव संपूर्ण रूप से किया जा सकता है यदि हम व्यक्तिगत रूप से तय कर लें कि हमें अपने घर के आसपास भी और घर के अंदर भी किसी प्रकार से मच्छरों को और पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। और जब ये सब लोग सोचेंगे तो ये संभव है, और बचाव ही इसका एकमात्र हमारे पास उपचार है आज की डेट में। तो डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने डेंगू रोग कारण, लक्षण, उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर जो सलाह आपने दी है उस पर हमारे श्रोता अमल करेंगे, और हम डेंगू बुखार से एक रणनीतिक ढंग से निपट पाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।